हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर या टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे और ये सारी सीरीज़ अब प्रोडक्शन फंक्शन पे चल रही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन पे सारी वीडियोस आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट या आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है कि कितने इनपुट लेके कितना आउटपुट बनाया, इसका जो टेक्निकल रिलेशन है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड मतलब आउटपुट कि कितना गुड प्रोड्यूस किया एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट, और कौन कौन से फैक्टर हैं मतलब इनपुट्स हैं जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो इनपुट और आउटपुट का जो टेक्निकल रिलेशन है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एफ। तो इसको पढ़ेंगे वाई मतलब प्रोडक्शन, इज अ एफ मतलब फंक्शन ऑफ एल मतलब लैंड, के मतलब कैपिटल एंड एन मतलब लेबर, ठीक है। मैंने लेबर को एल इसलिए नहीं लिया कि लैंड को एल ले लिया तो दो एल हो गए, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कॉट्सियानिस वन ऑफ द बिगेस्ट माइक्रो इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कह सकते हैं। कॉट्सियानिस की बुक भी है जो मास्टर डिग्री वाले बच्चे पढ़ते हैं। The production is purely a technical relationship between which connects factor inputs and output. तो कॉट्सियानिस का कहना है कि प्रोडक्शन फंक्शन एक टेक्निकल रिलेशन है जो कनेक्ट करता है इनपुट्स को आउटपुट के साथ, कि मतलब कितने इनपुट यूज़ किए और कितना आउटपुट बनाया। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। आपको कोई भी काम करना है तो आपको ज़मीन तो चाहिए ही। दूसरा लेबर में फिजिकल लेबर भी हो सकती है कि जोर का काम करना है, और मेंटल लेबर भी हो सकती है जो स्किलफुल काम करना है। कैपिटल मतलब पूंजी या मशीन्स चाहिए, उसके बगैर काम नहीं हो सकता, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर वो इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनके बिना काम करना या प्रोडक्शन करना या कोई फैक्ट्री खोलना या कोई भी काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स whose quantity cannot be increased in the short run. फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता शॉर्ट रन में। फॉर एग्जांपल लैंड, अगर आपको 1-2 महीने में ज़मीन खरीदनी है तो 1-2 महीने में ज़मीन कैसे खरीद पाओगे, ठीक है। या फिर एक हफ्ते में आपको प्रोडक्शन का आ गया कि भाई इतने 1000 करोड़ माल बना के दो, तो रातों रात ज़मीन तो नहीं खरीद सकते ना। 1 महीने में भी नहीं खरीद सकते, क्या पता अच्छी ज़मीन कहीं मिले ना मिले। बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे 1-1.5 महीने में? या फिर मेजर इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स कैसे खरीदोगे और कैसे सेटल डाउन करोगे? तो इन फैक्टर्स को फिक्स्ड इनपुट्स भी कहा जाता है। फिक्स इनपुट्स हो या फिक्स फैक्टर्स हो, एक ही बात है। तो सिंपल वर्ड्स में वो सारे फैक्टर्स जो शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड रहते हैं और जिनकी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता उसे फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स हुज क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन द शॉर्ट रन। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट पीरियड में मैं लेबर की क्वांटिटी को बढ़ा सकता हूँ, शॉर्ट पीरियड में लेबर की क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा लेबर लगा सकता हूँ। रॉ मटेरियल अगर मेरे पास पड़ा है तो चेंज कर सकता हूँ, या फिर अगर आसपास सप्लायर है तो उससे ला सकता हूँ। तो इसको हम वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स को वेरिएबल इनपुट भी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना है तो वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनकी क्वांटिटी को शॉर्ट पीरियड में इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। दोनों एक ही बात है, शॉर्ट पीरियड कह सकते हैं, शॉर्ट रन कह सकते हैं, मगर प्रोडक्शन कॉस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड वाइल फ्यू फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें ज़्यादातर फैक्टर्स तो फिक्स रहते हैं, उनकी क्वांटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी इक्का दुक्का फैक्टर्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है, वो शॉर्ट पीरियड होता है। In short period, output can be changed by changing the quantity of fixed factors, variable factors and variable input. तो short period में हम output की quantity को increase कर सकते हैं, change कर सकते हैं। कैसे? अगर हम variable factor की quantity या variable input की quantity को change करें। If producer wishes to expand output in short period, they must do so by using more raw materials एंड आवर्स ऑफ लेबर सर्विस।
अगर शॉर्ट पीरियड में अगर कोई भी जो है आउटपुट की डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में और उसे आउटपुट ज़्यादा बनानी पड़ गई, तो शॉर्ट पीरियड में अगर उसके पास प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा लेबर रॉ मटेरियल है या फिर रॉ मटेरियल उसे आसानी से मिल सकता है, प्लस लेबर के जो आवर्स ऑफ सर्विस हैं वो बढ़ाए जा सकें, तो एग्जिस्टिंग प्लांट में भी वो ज़्यादा माल बना सकता है। मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, अगर मैं 8 घंटे काम कराता हूँ, अब मार्केट से डिमांड ज़्यादा सामान की आ गई, तो मैं जो 8 घंटे काम कराता हूँ लेबर को कह दूंगा यार 2 घंटे फालतू कर दो, तुम्हें ओवर टाइम दे दूंगा। तो लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर होगी ना, और रॉ मटेरियल वाले को कह दिया कि मुझे डबल सामान दे दे, जितना दे सकता है उससे भी मंगा लिया। तो शॉर्ट पीरियड में कुछ वेरिएबल वो फैक्टर्स जिनको इंक्रीज किया जा सके उसे वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, और जिनको नहीं इंक्रीज किया जा सके उसे फिक्स फैक्टर कहते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर तो फिक्स रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये मेन मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन। तो लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन क्या होता है? इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर इज फिक्स्ड। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इन लॉन्ग रन क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज किया जा सकता है, मगर एक बात याद रहे, सारे के सारे फैक्टर्स लॉन्ग पीरियड में सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज होते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। सारे फैक्टर्स को इंक्रीज तो कर सकते हैं मगर सेम प्रपोर्शन से होंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट टोटल प्रोडक्शन, जिसको टीपी कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन होता क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग गिवन इनपुट्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर ने एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स को इस्तेमाल करके जो भी टोटल माल बनाया, जो भी टोटल आउटपुट बनाई, उसे टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी कहा जाता है कई जगह पे, टीपीपी। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो टीपी मैंने बताया टोटल प्रोडक्शन, एपी है एवरेज प्रोडक्शन, क्यूएल इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर यहाँ पे लिख सकते थे। तो एपी क्या होता है? एपी इज द एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है पर यूनिट ऑफ फैक्टर या पर यूनिट ऑफ लेबर ने कितना काम किया। तो अगर आपको पता है कि पर बंदा इतना काम करता है और टोटल बंदे इतने, मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा टोटल माल कितना बना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एवरेज प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो एवरेज प्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में क्या होती है? इट रेफर्स टू द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर और पर यूनिट ऑफ एनी फैक्टर। एक यूनिट ऑफ फैक्टर ने कितना काम किया, जैसे मान लो 10 लेबर हैं आपकी फैक्ट्री में या 20 लेबर हैं, एक लेबर ने कितना काम किया। 10 मशीनें हैं तो एक मशीन कितना काम करती है, उसे एवरेज प्रोडक्शन कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ फैक्टर। एक यूनिट ऑफ फैक्टर कितना काम करता है, ठीक है, उसको एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको एपीपी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला। एवरेज प्रोडक्शन इज टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो अगर आपको पता है कि हमारी फैक्ट्री में माल बना है 100 तो और लेबर है 10, तो पर यूनिट पर लेबर ने कितना काम किया? 10 काम किया ना। तो बेसिकली ये होता क्या है? इट इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर यूनिट ऑफ फैक्टर। एक फैक्टर ने कितना काम किया। तो मैंने यहाँ थोड़ा नीचे लिखा हुआ है कि जी ये जो यहाँ पे एपी है वो एवरेज प्रोडक्शन है, टीपी है टोटल प्रोडक्शन है, और क्यूएल इज क्वांटिटी ऑफ लेबर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपी से कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन होता क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसके चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन में जो भी चेंज आता है उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट मेजर्स द रेट एट विच आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अगर वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर है या कोई मशीन है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर है, उसके चेंज होने से प्रोडक्शन में जो भी चेंज आता है उसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। चेंज, ये जो डेल्टा मैंने डाला हुआ है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन इन टाइम पीरियड n माइनस टोटल प्रोडक्शन इन टाइम पीरियड n-1। मतलब अगर करंटली आपकी प्रोडक्शन हो रही है लेट n टाइम पीरियड में हो रही है 10 और पुराने टाइम पीरियड में हो रही थी 8, और इसको माइनस करें तो कितना आ गया? 2। तो मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितनी आ गई? 2। तो हम इसको इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 लॉज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला लॉ है
लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और दूसरा है रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट under which we discuss change in output due to change in variable factor while all other factors remain same। तो जो रिटर्न्स टू आ फैक्टर मतलब एक फैक्टर, तो एक फैक्टर में कब चेंज आता है? शॉर्ट पीरियड में। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि अगर हम शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को चेंज करें और जो फिक्स फैक्टर्स हैं ज़्यादातर वो फिक्स ही रहेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन में किस तरीके से चेंज आएगा ये हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर में। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर के अंदर कौन कौन से लॉज आ जाते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और अगर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग को ऐड कर लेते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, law of returns to a scale is a long period concept under which we discuss change in output due to change in all factors of production in the same ratio। ये कहता है कि ये एक लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट है और जब हम सारे के सारे फैक्टर्स को सेम परसेंट में चेंज करेंगे तो आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ स्केल में। सारे के सारे फैक्टर्स को सेम रेशियो में मतलब अगर लेबर डबल किया है तो लैंड भी डबल होगा, सारे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है चारों के चारों डबल होंगे। अगर एक 5% से बढ़ता है तो सारे 5% से बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंडर आ जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। और यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर था और यहाँ स्केल है, बस ये डिफरेंस है। और इनके नामों में भी जो फैक्टर और स्केल का फर्क है, और डेफिनेशन में तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में बिल्कुल ही उल्ट पुल्ट हो जाते हैं दोनों के मतलब। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज किया जाए तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इसको हम सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ variable factor that is labor in short run the total production increases at increasing rate। total production increasing rate से बढ़ती है जब भी हम variable factor को increase करते हैं और बाकी सारे factors fix रहने चाहिए। in this situation, इस situation में क्या होगा? marginal product या marginal production of a variable factor must be increasing। तो marginal production लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों? marginal production तो total production में change से आती है, जब change increasing rates से आएगा तो marginal production तो लगातार बढ़ेगी। and average cost of production मस्ट डिक्लाइन, क्योंकि माल ही इतना बल्क में बन रहा है कि पर यूनिट आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्टिंग आपकी डिक्लाइन होनी चाहिए। ये कैसे होगी मैं अभी टेबल डायग्राम के हेल्प से बताऊंगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहैम, जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट हुए, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन कम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर्स इंक्रीज्ड। कहने का मतलब है जो हम प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उनमें से एक फैक्टर की प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज इंक्रीज की जाए अप टू अ पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर विल इंक्रीज, मतलब उस फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इस लॉ की अजम्पशन, पहला अजम्पशन है शॉर्ट पीरियड, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा। दूसरा, लेबर ही एक वेरिएबल फैक्टर है, जो ये मान के चल रहे हैं कि लेबर वेरिएबल फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहेंगे। यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, मतलब सेम क्वालिटी ऑफ लेबर होना चाहिए। ये ना आप कहो कि भाई दूसरा लेबर ने अच्छा काम किया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो गए। ठीक है। इसलिए हम एज्यूम करें कि सारे फैक्टर्स सेम क्वालिटी के होंगे, बस सारे लेबर सेम क्वालिटी के होंगे। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर मैंने हेडिंग बनाई है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ की, और आपने पेपर में इसी तरीके से हेडिंग बनानी है। फिर मैंने लिखा है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, उसमें लिखा क्वांटिटी ऑफ लेबर, एक तरफ लिखा टोटल प्रोडक्शन, एक तरफ लिखा मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना है, तो मैं 10 के बाद 20 से बढ़ाता हूँ, 20 के बाद मैं 30 से बढ़ाता हूँ, 30 के बाद मैं 40 से बढ़ाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा, इसमें 50 से बढ़ाऊंगा तो 150 हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है मगर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो इसको मैं लिखता हूँ क्वांटिटी ऑफ लेबर के बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है मगर टोटल प्रोडक्शन की बढ़ने की स्पीड क्या है? इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट मतलब जो इसमें जो गैप है ना वो पहले से ज़्यादा 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 हो रहा है, उसे इंक्रीजिंग रेट कहते हैं। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है। तो अगर मैं पहले का देखूं तो जब क्वांटिटी ऑफ लेबर 0 था, टोटल प्रोडक्शन 0 था, तो चेंज कितना आया? 10। अब चेंज कितना आया? 20।
चेंज कितना है 30, चेंज कितना है 40, चेंज कितना है 50। तो ये था आपका पूरा का पूरा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जब भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने का रेट ही तो है। तो जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो मार्जिनल अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब अगर इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो वो मैं कर देता हूँ। जब भी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो इसकी कर्व की स्लोप ऐसी होगी, ठीक है, टीपी। और मार्जिनल प्रोडक्शन तो लगातार बढ़ रहा है, उसकी स्लोप ऐसे होगी, एमपी, ठीक है। अब कई बच्चे इसको थोड़ा गलत कर लेते हैं, वो कैसे गलत करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई बच्चे इसको ऐसे लेके ऐसे ले जाते हैं, भाई यहाँ तक तो ठीक है, मगर जैसे ही आपको लगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही है वहाँ से गलत होना शुरू हो गया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, अगर आप यहाँ तक ले जाके ये पैरेलल खींच गए तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ से गलत हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरी इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी चीज़ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप यही रहती है, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। तो जब भी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आता है टू अ फैक्टर, शॉर्ट पीरियड में जब भी आप बल्क में प्रोडक्शन बनाते हो तो उससे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट आ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट क्या कहता है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिमिनिश करेगी। जब भी आप माल बल्क में बनाओगे तो एवरेज कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। हम ये अजम्पशन ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ 1 लेबर इज ₹100। एक लेबर ने जो कॉस्टिंग है वो 100 है, 2 लेबर की 200, 3 की 300, 4 लेबर की 400, 5 लेबर की 500। मगर जब टोटल प्रोडक्शन कर रहे थे वो तो इंक्रीजिंग रेट से कर रहे थे ना हम, तो यही वाला इंक्रीजिंग रेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल प्रोडक्शन में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, इंक्रीजिंग रेट के बाद 30, 60, 100, 150। अब दिमाग से सोचो, एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी डिवाइडेड बाय टोटल माल कितना बना। 100 माल बनाया और टोटल जो टोटल कॉस्ट थी वो 100 थी और टोटल माल बनाया 10, तो ये कितनी आ गई 10। अब टोटल कॉस्ट होगी हमारी 200 मगर माल बना है 30, तो ये कैंसिल करते हैं तो ये 6.6 आ गया। नेक्स्ट टोटल जो कॉस्टिंग है वो है 300, टोटल माल बना है 60, तो ये कितना आ गया 5। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 4, ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये देख लो, जैसे जैसे आप माल बल्क में बना रहे हो एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इसीलिए तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं माल बहुत ज़्यादा बनाऊं क्योंकि एवरेज कॉस्ट उससे गिर जाएगी। तो इस केस में एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी आपकी, समझ गए बात। तो ये एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। मैंने यहाँ लिख दिया जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ जो है आउटपुट, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं लिखना था, यहाँ पे मैंने लिखना था क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप आउटपुट माल बल्क में बनाओगे वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, ये लॉ ये कहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इससे पिछली वीडियो थी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर सिंपल वर्ड्स में क्या होता था कि जब भी आप क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाते हो, जब भी आप क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाते हो मतलब वेरिएबल फैक्टर, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है, उसके बढ़ने की रेट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मैं पिछली वीडियो में मैं ये सारा का सारा डिस्कस कर चुका हूँ क्यों होता है कैसे होता है। इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगा इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो फर्स्ट कॉज आ जाता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो फिक्स फैक्टर है उनकी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे उनका फुलर यूटिलाइजेशन, पहले अंडर यूटिलाइजेशन हो पा रहा था। तो जैसे ही हम इसका फुलर यूटिलाइजेशन शुरू करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मतलब इकोनॉमिस्ट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, के वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल अच्छी तरह हो रहा है तभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स आए। कुछ लोग कहते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में काम अच्छी तरह से, कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हुआ है तो काम इतना अच्छा हो गया। और कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ गई है, इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आए हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के कॉजेज अलग हैं, वो मैंने अलग से करवाने, मगर ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉजेज थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर जो लॉ है उसकी एप्लीकेशन वो अप्लाई कहाँ पे होता है, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके कॉजेज क्या थे, और उससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ ये लॉ क्या था। तो ये सारा का सारा जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, इसकी जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में मोर यूज़ ऑफ मशीन्स, मशीनों से काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फास्ट होता है। क्योंकि मशीन फिक्स रहती है, लेबर को ओवर टाइम करा के काम डबल ट्रिपल करा दिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, हर एक काम जो लेबर है उसको अलग अलग काम बांटा गया है, उससे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेस यूज इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, नेचर का इन्फ्लुएंस, कुदरत का इन्फ्लुएंस कम पड़ता है। कम बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो, इतनी टेंशन नहीं रहती, फैक्ट्री के अंदर तो काम चलता ही रहता है। मगर बाढ़ आ जाएगी तो बंद हो जाएगा, मगर एग्रीकल्चर की तरह क्लाइमेट से असरदार नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है न्यू इन्वेंशंस, जैसे जैसे फैक्ट्रीज में नई नई इन्वेंशंस आ रही है, काम काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है और एफिशिएंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। तो रातों रात भी इसके जो रॉ मटेरियल और लेबर है उनको डबल ट्रिपल काम करा के और रॉ मटेरियल को ज़्यादा खरीद के जो है प्रोडक्शन उसको इंक्रीज किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में आपने लेबर को या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, मगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच with the increase in the units of variable factor that is labor in short run total production increases at constant rate। तो जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी वो बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट क्या होता है वो भी मैं आपको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर कांस्टेंट रहता है और एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। ये किस तरीके से होता है ये भी मैं टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, constant returns to a factor occurs when additional application of variable factor increases output only at constant rate। तो ये कहते हैं कि constant returns to a factor तब आता है जब additional variable factor, एक variable factor को जब आप बढ़ाते हो तो total production बढ़ती है, मगर हमेशा constant rate से। वो क्या होता है constant rate, चलिए वो बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले assumption में सबसे पहले short period, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा, लेबर वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहेंगे और यूनिट्स ऑफ लेबर जो है होमोजीनियस होगा। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हेडिंग बनाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अब आप ये थोड़ा, आपको पता है आजकल दिखावे का ज़माना है तो शो मार के थोड़ा लिखना पड़ता है कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर थोड़ा शो मार के अंडरलाइन करनी पड़ती है। ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है आपने। तो मैं एक तरफ लिख लिया क्वांटिटी ऑफ लेबर जो 1 2 3 4 5 है, दूसरी तरफ टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन को हमने कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है तो मैंने लिख दिया 10, दूसरा लेबर काम करेगा 20, 30, 40, 50, ये कांस्टेंट रेट हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है मगर हमेशा 10 से बढ़ रही है, वो कांस्टेंट रेट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। तो फर्स्ट में 0 to 10, 10 का चेंज, सेकंड में चेंज कितना है 10, 10, 10, 10, हमेशा 10 का चेंज आया ना, इसलिए तो डेफिनेशन कह रही थी कि भाई मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जब भी टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो एमपी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टीपी के बढ़ने का रेट ही तो एमपी है। जब रेट ही कांस्टेंट रहेगा तो एमपी भी कांस्टेंट रहेगा। अब आ जाता है ये डायग्राम इसका। तो इसमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैंने ये गलत बना दिया, मैं इसको काटता हूँ। टोटल प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो ये 45 डिग्री जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है वो 45 डिग्री जाएगी। मैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिला लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ टोटल प्रोडक्शन, और मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, उसकी जो कर्व रहेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ठीक है, अब ये तो हो गए डायग्राम इसके। ठीक है, अब आ जाता है डायग्राम के बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि जब भी कांस्टेंट रिटर्न्स होता है तो कॉस्ट का लॉ क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के लॉज उल्टे चलते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन समझ आएगा तभी कॉस्ट समझ आएगा, कॉस्ट समझ आएगा तभी प्रोडक्शन समझ आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट के चैप्टर में जब आपको बता रहा हूँ वाई एवरेज कॉस्ट से यू शेप, आपको वापस लेके आऊँगा रिटर्न्स के ऊपर, ये रिटर्न का लॉ लगा था वो लगा था, फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रोडक्शन समझना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। तो जब भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर लगता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी तभी लगती है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट एवरेज कॉस्ट रिमेन सेम। कैसे रहती है उसको एक्सप्लेन किया है। वी एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ वन लेबर इज ₹100। तो मैंने 5 लेबर लगा दिए और टोटल कॉस्ट 5 लेबर की, 1 लेबर की 100, 2 लेबर की 200, 3 की 300, 4 की 400। अब जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कांस्टेंट रेट से बढ़ी थी ना, तो वही वाली चीज़ें लिख लो 10, 20, 30, 40, 50। तो अब जब आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन 10। तो ये कितना आ गया 10। टोटल कॉस्ट 200
टोटल प्रोडक्शन 20, तो ये कितना आ गया 10। तो जब भी आप डिवाइड करोगे इसका 10 10 10 10 ही आंसर आएगा। तो कहने की बात ये है कि जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो कॉस्ट क्या होती थी, डिमिनिशिंग। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है तो कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एवरेज कॉस्ट भी मैं इसी तरीके से बना देता हूँ। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है जो कि पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के बीच में। इसका मतलब ये है कि जब भी हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यहाँ क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ लेबर इसलिए आ गया कि यार ये जो सैमसंग का टैबलेट है इसमें ना कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैंने ऊपर से ही कॉपी करके यहाँ डायग्राम खाली छोड़े हुए हैं, तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखा हुआ आ रहा था। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पे, कांस्टेंट रेट पे। तो उसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। इस केस में मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है एंड एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। ये मैंने आपको प्रूव करके अभी दिखा दिया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। कि जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर है उसके कॉजेज क्या हैं। ठीक है, ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। ऊपर मतलब मैंने तो इस पेज के ऊपर डिस्कस किया, मगर आपको ये लॉ पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। ठीक है, तो कॉजेज क्या है इसके। सबसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स इसलिए चला कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल या ऑप्टिमम बात एक ही होती है। ऑप्टिमम मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हुआ है, फिक्स फैक्टर को हमने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, इसलिए जो टोटल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ी, वो डिमिनिशिंग रेट से या गिरी नहीं, बल्कि हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ी है। नेक्स्ट आ जाता है आइडियल फैक्टर रेशो। तो फैक्टर रेशो आइडियल है, मतलब जितने लेबर, जितनी मशीन, जितना लैंड, इनकी जो फैक्टर रेशो है वो एकदम आइडियल रही कि प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती रही। थर्ड आ जाता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो भी वेरिएबल फैक्टर है शॉर्ट पीरियड में, जैसे लेबर हमने चेंज किया, उनकी क्वांटिटी को हमने इतना ऑप्टिमली यूज़ किया है, उतना एफिशिएंटली यूज़ किया है कि टोटल प्रोडक्शन गिरने के बजाय कांस्टेंट रेट से बढ़ती रही। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। अब ये होता कैसे, ये सारा का सारा आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले इंग्लिश में, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इन शॉर्ट रन, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर को सिर्फ शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं। द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम क्वांटिटी ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है बट एट डिमिनिशिंग रेट, बढ़ती है मगर जो बढ़ने की जो स्पीड है वो पहले से कम कम होती रहती है, उसे डिमिनिशिंग रेट कहा जाता है। ठीक है, और फर्दर इन दिस सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरती है और एवरेज कॉस्ट जो होती है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो राइज होती है। कैसे होती है ये सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट विच इज कंबाइंड विद फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट्स, जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं फिक्स फैक्टर्स के साथ उसे यूज करके, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जिसको एमपीपी कहा जाता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन गिरनी चाहिए। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कब गिरेगी, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। ठीक है ना। अब इसको अजम्पशंस के थ्रू और फिर टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अजम्पशंस, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा, लेबर ही वेरिएबल फैक्टर होगा और यूनिट्स ऑफ लेबर जो हैं वो होमोजीनियस होंगे। ठीक है, और फोर्थ, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हेडिंग बनाई है मैंने एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ, और इसी तरीके से आपको हेडिंग वाइज करना है पेपर में अटेम्प्ट। ठीक है, तो फिर मैंने लिख दिया द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। थोड़ा आपको पता है, मतलब थोड़ा शोबाजी भी करनी होती है ताकि थोड़ा लैंग्वेज बन जाए पेपर में, क्योंकि खाली खाली रहेगा तो फिर टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्वांटिटी ऑफ लेबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहाँ पे लिखा है टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मुझे टोटल प्रोडक्शन लिखना है डिमिनिशिंग रेट से, तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। 10, अब डिमिनिशिंग रेट 0 से 10, 10 से बढ़ाना। अब 10 के बाद 8 से बढ़ेगा, 8 के बाद अब 6 से बढ़ेगा, 6 के बाद अब 4 से बढ़ेगा, 4 के बाद अब 2 से बढ़ेगा, 2 के बाद अब 0 से बढ़ेगा और फिर -2 से बढ़ेगा। समझ गई बात। और मार्जिनल प्रोडक्शन पहले 0 थी, 0 से 10, 10 का चेंज आया तो 10, चेंज कितने का आया 8, चेंज कितने का आया 6, चेंज कितने का आया 4, चेंज कितने का आया 2,
चेंज कितने का है 0, चेंज कितने का आया -2। आई होप ये आपको तरीका समझ आ गया होगा और इसी तरीके से ये करना है आपने, ठीक है। अब अगर इसका डायग्राम, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज़ डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो उसकी स्लोप ऐसे होती है, ठीक है। ये हो गया टीपी टोटल प्रोडक्शन, अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, टीपी टोटल प्रोडक्शन। अब आपने क्या करना है, एक स्केल लेना है और स्केल से आपने इसके मैक्सिमम पॉइंट पे टेंजेंट कर देना है, मैक्सिमम पॉइंट पे, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, और इसी पॉइंट से आपने डॉटेड लाइन नीचे मारनी है। मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है तो थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन, ये क्वांटिटी देखो, इस क्वांटिटी पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है 0, तो मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरती जा रही है, ठीक है ना। इस लॉ में तो मार्जिनल प्रोडक्शन लगातार गिरता रहता है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसके सामने आके ये 0 हो गया। तो जब भी ये मैक्सिमम होता है इसके सामने ये 0 होता है, ये चीज़ मैंने यहाँ दिखाई है। और जैसे ये गिरता है ये नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे टीपी गिरेगा एमपी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अभी एमपी की लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ तो आप भावनाओं को समझो, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हाथ हिल जाता है तो ये टच स्क्रीन इसका उल्ट पुल्ट हो जाता है। तो ये क्वांटिटी ऑफ लेबर होगी ओके। तो इसमें मैंने क्या दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया कि जैसे मैं क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाता हूँ तो टीपी इंक्रीज होता है एट डिमिनिशिंग रेट। टीपी बढ़ता है मगर टीपी का जो रेट है डिमिनिशिंग है। एक सिचुएशन पे आके उसका रेट खत्म हो जाता है और 0 रेट से बढ़ता है, तो उसके बाद वो गिरना ही शुरू कर देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोडक्शन होता है और कॉस्ट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो कॉस्ट का लॉ डिमिनिशिंग कॉस्ट होगा, ठीक है ना। तो अब ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो जब भी आप बल्क में माल बनाते हो तो सस्ता पड़ता है, और यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, माल कम बन रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट टेंड्स टू इंक्रीज। फिर वी कैन एज्यूम, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक लेबर 100 रुपये का है, तो हमने 5 लेबर ले लिए, और एक लेबर 100 का 200, 3 लेबर 300, 400, 500 हो गया। अब टोटल प्रोडक्शन हमें क्या लिखना है, टोटल प्रोडक्शन हमें ये डिमिनिशिंग रेट लिखनी है। तो टोटल प्रोडक्शन मैं लिख लेता हूँ 10, 18, 24, 28 एंड 30। अब ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो, टोटल कॉस्ट है 100 और टोटल प्रोडक्शन है, ये आ गई आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 10, तो ये आंसर आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे टोटल कॉस्ट है 200 और ये 18, तो ये 10 से जाता तो 180 होता, ठीक है। तो ये आंसर हमेशा आपका पहले से ज़्यादा आता रहेगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 300 डिवाइडेड बाय 24, ये फिर ज़्यादा आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 28, फिर 500 डिवाइडेड बाय 30। तो ये एवरेज कॉस्ट हमेशा बढ़ती ही रहेगी इस सिचुएशन में। तो जब भी टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट हमेशा बढ़ती है। तो जब आप ये निकालेंगे, मैं निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करता, जब भी आप ये निकालेंगे तो एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो इस केस में अगर मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी और इसकी 3 to 4 लाइंस लिखनी है। डायग्राम को, टेबल को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टीचर के सामने शेखी मारनी है, अपना इंप्रेशन झाड़ना है, तो डायग्राम को एक्सप्लेन करो अलग से और टेबल को भी अलग से एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन में कुछ बाहर की कहानियाँ नहीं लिखनी, जो आपने बनाया है वही लिखना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या मेन कॉजेज हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉज है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स। कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स फैक्टर्स ही मेन कारण है, क्योंकि लेबर को तो हमने बढ़ा लिया, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बढ़े नहीं, तो ऐसे कम्बिनेशन हो गए कि भाई लेबर वेला बैठा है और मशीनें जो हैं वो लिमिटेड रह गई हुई हैं, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो आने ही थे। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने एजम्पशन ली थी कि भाई जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब होमोजीनियस है, सेम क्वालिटी का है। तो कुछ लोग कहते हैं क्या पता जो बाद में लेबर आए उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया, उतनी अच्छी क्वालिटी के बंदे नहीं थे, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जो भी फिक्स्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स आई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक कर रहा हूँ जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये अप्लाई बेसिकली होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों अप्लाई होता है, पहला नेचुरल फैक्टर्स। अगर आपने एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नेचुरल फैक्टर्स से होती है, ठीक है। ये तो नहीं कि मशीन ऑन की और फटाफट से मटर निकल गए, फटाफट से
प्याज उग गए, ये तो नेचुरल फैक्टर पे होती है ना। तो टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें कई फैक्टर से निकलना पड़ता है और नेचुरल फैक्टर्स एक मेन है और ये सारा स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अगर आप एक ही खेत में लगातार काम करते रहते हो तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो आने ही है, क्योंकि अगर खेत को कुछ एक दो सीजन के बाद मतलब खाली भी छोड़ना होता है ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर दे, मगर अगर किसान नहीं छोड़ रहा, फार्मर नहीं छोड़ रहा, तो लगातार एक ही खेत में काम करते रहेंगे तो उसकी फर्टिलिटी डाउन चली जाती है, जो कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स इस वजह से भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एग्रीकल्चर में डिवीजन ऑफ लेबर तो है ही नहीं, एक ही फार्मर सारे के सारे काम कर रहा है, वही पानी दे रहा है, वही खुदाई कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बीज छिड़क रहा है, तो बीच में उसकी भी सुस्ती पड़ जाती है, तो काम करने की एफिशिएंसी गिर जाती है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर हो, हर एक बंदे का अलग अलग काम हो, जैसे फैक्ट्री में होता है, तो काम की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लेस सुपरविजन। ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सुपरविजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, एक बार काम कर दिया, 2-3 महीने बाद देखते हैं क्या चल रहा है, अगर कीड़ा लग गया तो थोड़ा दवाई छिड़क देंगे, इस टाइप। तो इसलिए भी इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं लैंड लिमिटेड है, अगर लैंड ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा ज़मीन पे भी खेती बाड़ी कर करके उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते थे। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एग्रीकल्चर पे इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इज़ लिमिटेड। नेक्स्ट, सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एक सीज़न में होता है, दूसरे सीज़न में नहीं होता, इसलिए प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ पाती। लेस यूज़ ऑफ मशीन्स। एग्रीकल्चर में मशीनों से काम बहुत कम होता है, सिर्फ ट्रैक्टर ट्रुक्टर होता है, बाकी ज़्यादातर तो नेचुरल फैक्टर से ही उगती है ना। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है उसका एग्रीकल्चर पे एप्लीकेशन ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर प्लस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को मिला के बनाए। आधे से ज़्यादा टीचर बीच में इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स भी घुसा देते हैं, जो सरासर गलत है। समझ के बाद सिर्फ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर को मिला के बनाए। अगर आपको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन, ये लॉ कहता है कि अगर हम शॉर्ट रन में, शॉर्ट पीरियड में अगर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, द टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। शुरू में क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फाइनली टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि शुरू में लेबर बढ़ाओगे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे और बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। इन दोनों को मिला के ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनता है। नेक्स्ट, इसकी अजम्पशंस इसकी सेम है जो पिछले लॉज में थी, शॉर्ट पीरियड वाले लॉज में, कि शॉर्ट पीरियड पे ही अप्लाई होगा, लेबर ही वेरिएबल फैक्टर है और बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर होमोजीनियस है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। फिर वही प्रॉपर हेडिंग बनाओगे आप टीचर को इंप्रेस करने के लिए, फिर आप लिखोगे दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर इसका टेबल एंड डायग्राम, एक तरफ मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ लेबर, दूसरी तरफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग रिटर्न्स लिखना है ना, तो मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है, 0 से 2, 2 से बढ़ाना। अब मैंने यहाँ 3 से बढ़ाना है, 3 से बढ़ाएंगे तो ये हो गया 5, 4 से बढ़ाएंगे तो ये हो गया 9। तो यहाँ तक मैंने तकरीबन इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखा दिया। इसके बाद मैं ये वाला पार्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ से 4 से मैंने बढ़ावा किया तो अगले में 3 से बढ़ावा करना पड़ेगा। 3 से ऐड करोगे तो ये बन गया, 3 के बाद 2 ऐड कर दो, 2 के बाद 1 ऐड कर दो, 1 के बाद 0 ऐड कर दो, उसके बाद -1 कर दो। तो इस तरीके से ये आपका टेबल तैयार हो जाएगा। और एवरेज प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो करो डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5। वैसे डिवाइड करोगे आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 2.8, इसको डिवाइड करोगे 2.5, इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2.1, उसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 1.7। ये मुझे इतनी जल्दी क्यों याद है? रोज़ ही ये नंबर पढ़ा के बच्चों को याद हो गए हुए हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? वही टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया है, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन में पहले में चेंज आया 2, दूसरे में चेंज कितना है 3, नेक्स्ट में चेंज कितना है 4, नेक्स्ट में चेंज कितना है 3, नेक्स्ट में चेंज कितना है 2, 1, 0, -1। तो ये आपको पता लग गया होगा ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से गंद गुंद साफ़ कर देता हूँ। तो शुरू में आपको, ये तो खैर गंद नहीं है, ये तो प्रॉपर मटेरियल है। तो यहाँ तक तो मैंने बना दिया 3rd यूनिट तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसके बाद मैंने बना दिया यहाँ तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीचर के सामने फुकरी मारने के लिए या अपनी टॉर बनाने के लिए या शेखी मारने के लिए इनको एक्सप्लेन करना है।
एक्सप्लेन कुछ बाहर से नहीं करना, एक्सप्लेन इन फ्यू लाइन्स, ठीक है। 2-3 बातें। पहली लाइन आपने ये लिख देनी है कि शुरू में क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ा रहे हैं तो टीपी बढ़ रहा है, मगर जो टीपी के बढ़ने की रेट है वो इंक्रीजिंग रेट है। फिर आपने कहना है ये वाली लाइन कि भाई 4th यूनिट से टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लग गया। फिर एक ये लाइन लिखनी है कि एट 7th यूनिट टीपी इज़ मैक्सिमम, एमपी इज़ 0। और फिर एक ये लाइन कि जैसे ही टीपी बढ़ता है गिरता है उल्टा और एमपी नेगेटिव हो जाता है। 4 लाइनें तो यही होगी। अब सबसे मुश्किल है इसका डायग्राम। जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ बच्चों के, तो मुझे कैसे पता लगता है कि डायग्राम सही बनाया है कि डायग्राम गलत बनाया है। मैं एक ही झलक में डायग्राम देखता हूँ और ये सोच लेता हूँ कि बच्चे को कुछ आता भी है कि नहीं आता। अब हम डायग्राम पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब डायग्राम अगर पेपर पेंसिल होती मैं 2 मिनट में बना लेता। तो ये आपने बनाना है डिमिनिशिंग, ये बनाना है इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग। ये हो गया टीपी, ठीक है। तो मेरे से तुक्का लग गया, सही बन गया। तो ध्यान से देखो, कई बच्चे क्या करते हैं इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग ये पिन पॉइंट कर देते हैं। आपको ये पिन पॉइंट नहीं करना, ठीक है ना। आपको ये स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ये जो है ना ये स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और ये ऐसे भी नहीं करना कि ऐसे करके कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लिया और फिर ऐसे, ये जो चीज़ है ये गलत है, समझ गए बात। या फिर कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इंक्रीजिंग रिटर्न्स फिर एकदम डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस टाइप के भी नहीं करने, ठीक है। तो समझ लो मैंने यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स बनाए, तो मैं इसको पॉइंट ए दे देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसके बाद कर्व अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। याद रखना, कर्व अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। उसके बाद मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उस पर टेंजेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट बी। अब क्या करूँगा, इस बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन नीचे बना लूँगा, ठीक है। मेरे से स्ट्रेट लाइन थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है, तो अगर कोई इधर उधर होगी तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ स्केल स्कूल तो है नहीं। चलें आगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, आपको ये याद है ना, जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कराया था, तो एमपी बढ़ता है, ठीक है। जब भी टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है। अगर आपको ये लॉ नहीं आता, सीधा इस पे छलांग मारिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के लॉ हैं, पहले वो पढ़ के आओ, ठीक है। तो जब भी हम टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाते हैं तो एमपी बढ़ता है। तो मैंने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एमपी को बढ़ाया, ठीक है। एमपी सिर्फ वहीं तक बढ़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। यहाँ पे पॉइंट दे दिया मैंने सी। और जैसे ही टीपी ने डिमिनिशिंग रेट, इसके बाद डिमिनिशिंग रेट शुरू कर दिया ना, तो आपको याद है कि जब भी टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी गिरता है, और जब ये मैक्सिमम होता है एमपी 0 हो जाता है। जैसे ही टीपी गिरता है एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये लॉ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही डिमिनिशिंग रेट हुआ तो ये गिरते 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 मैक्सिमम के सामने, बी पॉइंट के सामने 0 हो गया, और ये हो गया। ओहो यार, ये ज़्यादा फुकरी के चक्कर में ना ये लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं। चलो ये एमपी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तकरीबन सही लग रहा है। अब अगर हम +2 के लेवल पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर +2 या स्कूल लेवल पे देखें तो ये बहुत अच्छा है। मगर अगर आप चाहते हो कि आप टीचर को इम्प्रेस कर दो और टीचर को लगे कि आप तो बहुत पढ़ के आए हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखना अब कि मैं क्या करवाता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्केल से, ठीक है। मैं तो स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा, आप ये स्केल से ड्रॉ करोगे। तो सिर्फ एक ही लाइन होगी जो टीपी को यहाँ पे टेंजेंट करके जा रही है। बाकी सारी लाइनें या तो टीपी को इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ से, या फिर यहाँ से निकल जाएंगी, जो टीपी को टच ही नहीं करेंगी। तो जहाँ से टीपी को ये टच कर रही है ना, वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने डॉटेड लाइन नीचे लगा लेनी है, वहाँ से आपने डॉटेड लाइन नीचे लगा लेनी है, ठीक है। अब ये जो डॉटेड लाइन आपने नीचे लगाई है, इस पॉइंट को नाम दे दो डी पॉइंट, क्योंकि डी हमने कहीं दिया नहीं है। और इसको दे दो क्वांटिटी 1, इसको दे दो क्वांटिटी 2। अब ध्यान से देखना, जहाँ पे भी ये टेंजेंट, ये जो एमपी कर्व है, इसको टच कर रही है, उसी पॉइंट पे ध्यान से सुनना, उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एपी कर्व निकलेगी और यहाँ पे टच करेगी, उसके बाद एपी कर्व गिर जाएगी। समझ गए बात। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ये आपने तिक्की सी पहाड़ियाँ बना दी माउंट एवरेस्ट की तरह। अगर आप चाहो तो इनको ऐसे नहीं, थोड़ी गुलाई में भी बना सकते हो। समझ गए ना बात। आप इसकी थोड़ी गुलाई भी ऐसे कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या सोच है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो है हमारी, ये है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है ए पॉइंट तक, और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट कर देता है अप टू पॉइंट डी। तो फर्स्ट स्टेज में एमपी जो है वो राइज होती है और सी पॉइंट तक राइज होती है। उसके बाद जैसे ही टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा,
एमपी गिरनी शुरू हो जाती है सी पॉइंट के बाद। और फर्स्ट स्टेज में एपी जो है वो लगातार बढ़ता रहता है अप टू पॉइंट डी, तो मैंने दे दिया यहाँ पे पॉइंट ई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये वाली स्टेज, ये है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज ये वाली है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो सेकंड स्टेज है इसमें क्या होता है, टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, डी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। और सेकंड स्टेज में एमपी जो है वो लगातार सी पॉइंट के बाद गिर रही थी, तो ये लगातार गिरते गिरते यहाँ तक ज़ीरो आ गई हुई है, ठीक है। जब ये मैक्सिमम था तो इसमें ये ज़ीरो आ गई हुई है और एपी तो लगातार ई पॉइंट के बाद गिर ही रहा है। फिर ये वाली जो थर्ड स्टेज है ये थर्ड स्टेज है, ठीक है, जो इसके बाद शुरू हुई है। तो थर्ड स्टेज में टीपी लगातार गिरता है, एपी गिरता रहता है और एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसकी रैशनल स्टेज कौन सी है। जो इसकी सेकंड स्टेज है ना, सेकंड स्टेज, वही स्टेज को हम रैशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए जाना नहीं चाहता, तो चलो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यही रैशनल स्टेज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ऑल्दो इंक्रीजिंग रेट है, मगर सेकंड स्टेज में देखा जाए तो पॉइंट डी और बी के बीच में प्रोडक्शन मैक्सिमम है और बढ़ रही है, इसीलिए हर कोई सेकंड स्टेज में रहना चाहता है, थर्ड स्टेज में रहना नहीं चाहता क्योंकि वो तो गिर रही है। और फर्स्ट स्टेज में ऑल्दो इंक्रीजिंग रेट है मगर अभी भी मैक्सिमम के आसपास तो नहीं है ना, तो सेकंड स्टेज ही जो है रैशनल मानी जाती है। और अगर आपने फिर से, मैं कह रहा हूँ, टीचर के सामने थोड़ी शेकी मारनी है तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन करना अपने 3 to 4 लाइन्स में। उसके बाद आ जाता है पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। ये लॉ कब पोस्टपोन होगा, मतलब इस लॉ को हम कब पोस्टपोन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो क्या पता ये लॉ थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, मतलब बजाय इसके कि ऐसे जाए ये थोड़ा उधर से निकल जाए, या इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। वो आपको मास्टर डिग्री के लेवल पे बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगाएं, ठीक है, तो भी इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की वजह से भी, ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फैक्टर्स, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हमने एजम्पशन ली थी कि जो यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो होमोजीनियस हैं। अगर वो सही में होमोजीनियस होते, दिमाग से सोचो, अगर वो सही में होमोजीनियस होते तो प्रोडक्शन तो इंक्रीजिंग ही चलती रहती, ठीक है ना। तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, तो अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो तभी तो पंगा पड़ता है। अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ना हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों, तो ये हमेशा टीपी बढ़ती ही रहेगी। तो अगर हमने क्या कहते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से डील करना है तो हम इसको लॉ को पोस्टपोन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा प्रोडक्शन का एक और टॉपिक जिसको कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। आपको पता है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल लॉन्ग पीरियड लॉज हैं और इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और सारे फैक्टर्स सेम रेशो में चेंज होते हैं। तो इसका सबसे पहला लॉ है जो मैं आज करूंगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल कहता है कि व्हेन अ गिवन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इन द सेम रेशो लीड्स टू प्रपोर्शनेटली ग्रेटर इंक्रीज इन द आउटपुट। ये कहता है कि अगर सारे फैक्टर्स को सेम रेशो से बढ़ाया जाए तो आउटपुट उस रेशो से भी ज़्यादा से इंक्रीज करेगी। इस केस में जो इसकी कर्व बनेगी इंक्रीजिंग रेट की, वो थोड़ी इस टाइप बनेगी। मान लो ये मैं ओ के आउटपुट की कर्व कर देता हूँ, और अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो आपके इतने फैक्टर्स इस्तेमाल हुए, ठीक है, ओ एफ फैक्टर्स इस्तेमाल हुए और ओ क्यू क्वांटिटी, ओ क्यू की जगह ओ बैक करो, ओ क्यू 1 लिख देता हूँ, ठीक है, इतनी, इसको F1 लिख देता हूँ। अगर हल्के से फैक्टर्स बढ़ाए जाएं, हल्के से फैक्टर्स बढ़ाए, ठीक है, हल्के से फैक्टर्स बढ़ाए तो आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। तो हल्के से फैक्टर्स के बढ़ाने से, ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आप जज्बात को समझ लेना कि इसमें क्या होता है। अगर हम परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, तो जो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हमने 5% से सारे फैक्टर्स बढ़ाए तो आउटपुट मान लो 10% या 5% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। तो अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन खींचूँ तो तकरीबन सीधी लाइन यहाँ कहीं जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ नाम दे दूँ, ये हो गया F2, तो मैंने फैक्टर्स इतने से बढ़ाए, आउटपुट फैक्टर से ज़्यादा बढ़ गई ना, इसी चीज़ को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल। अब इसके जो कॉजेज़ हैं वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा, अभी यहाँ पे बीच में मिक्स नहीं करूँगा। तो
यहाँ तक था आपका टॉपिक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को मैं आने वाले वीडियोस में आइसो क्वांट के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा। ये तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, वो मास्टर डिग्री या ऑनर्स लेवल पे होगा, तो उसको मैं, क्योंकि अभी मैंने आइसो क्वांट बताया नहीं है, तो अभी मैं एकदम से आइसो क्वांट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूँगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये कहता है it occurs when the given percentage of increase in all factors in the same ratio leads to proportionately lesser increase in output। सिंपल वर्ड्स में लिखता हूँ, अगर सारे के सारे फैक्टर्स को सेम रेशियो से बढ़ाया जाए तो परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सारे फैक्टर 10% से बढ़ाए तो आउटपुट तो 10% से भी नहीं बढ़ी, 8% से बढ़ी। समझ गए बात। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। वैसे ये डायग्राम विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट भी बन सकता है, मगर अभी मैं आइसोक्वांट की हेल्प नहीं दे रहा, वो तब मैं बताऊंगा जब मैंने आइसोक्वांट कर्व समझाई होंगी आपको। मान लो ये ओके हुए, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पेन का कलर चेंज करता हूँ, तो अगर मैं इतने फैक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ OF, तो इतने फैक्टर्स को यूज़ करके मैं इतनी आउटपुट बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। अगर मैं OF फैक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ तो OQ1 क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मैं फैक्टर्स को बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स को बढ़ाता हूँ तो फैक्टर्स के बढ़ाने से आउटपुट तो बढ़ रही है, मगर उतनी नहीं बढ़ रही जितने फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। समझ गए बात। तो इसी चीज़ को हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं कि फैक्टर्स तो भाई बढ़ाए ज़्यादा और आउटपुट तो बढ़ी है मगर कम बढ़ी है। तो यही शो करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द स्केल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल कहता है इट अकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इन द सेम रेशियो लीड्स टू प्रोपोर्शनेटली इक्वल इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब अगर फैक्टर्स में इंक्रीज किया जाए, मतलब अगर परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स बढ़ाए जाएं तो आउटपुट भी सेम परसेंट से ही बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं 10% सारे के सारे फैक्टर्स बढ़ाता हूँ तो आउटपुट भी 10% बढ़ती है, इसीलिए जो उसकी कर्व होगी वो 45 डिग्री की रहेगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि मान लो मैंने इतना माल बनाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स थे मेरे पास OF और क्वांटिटी मैंने बनाई OQ1, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स को बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं फैक्टर्स को बढ़ाता हूँ और आपकी ये लाइनें अगर एकदम सीधी हैं, मेरी लाइनें थोड़ी सीधी नहीं हैं, तो जितने मैंने फैक्टर्स बढ़ाए हैं, ठीक है, F1 तक, उतनी की उतनी आउटपुट बढ़ जाएगी OQ2, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रोपोर्शनेट रिलेशन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो जितने फैक्टर्स बढ़ेंगे, जितने परसेंट सारे के सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे, अगर उतने परसेंट ही आउटपुट बढ़ती है तो उसे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं मतलब डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखनी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग पीरियड में आता है उसके क्या कारण होते हैं, यही कारण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी। ये कहता है कि जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी को बल्क में बनाओगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, और उसके क्या वजह होंगी वो डिस्कस करते हैं। इट कैन बी डिस्कस्ड ब्रॉडली अंडर 2 हेडिंग्स। सबसे पहले आ जाता है इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं? दीज इकोनॉमीज अराइज ड्यू टू चेंज इन द साइज ऑफ फर्म। क्या पता हमने साइज ऑफ फर्म बढ़ा लिया है, साइज ऑफ प्लांट बढ़ा लिया है, एंड आर अवेलेबल टू दैट फर्म ओनली। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर फर्म को ही अवेलेबल होते हैं। इसको फर्म स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। इट कैन बी फर्दर डिस्कस्ड अंडर 2 हेडिंग्स। इसके फिर हेडिंग के हेडिंग आ जाती है इसमें, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है रियल इकोनॉमीज। रियल इकोनॉमीज क्या होती हैं? इट डील्स विद रिडक्शन इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रियल इकोनॉमीज में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम हो जाती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? इट इंक्लूड्स, फिर फर्दर आ जाओ, नंबर
नंबर 1 लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज का मतलब है लेबर स्पेशलाइज्ड है, अपना अच्छा काम करता है और एफिशिएंसी से काम करता है, तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स टू परफॉर्म वन टास्क बाय वन पर्सन रिपीटेडली विच मेक्स द लेबर हाईली एफिशिएंट इन हिज और हर परफॉर्मेंस। तो ये कहते हैं कि जब भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो एक ही बंदे को एक सेम काम लगातार देते रहते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर में वो काम कर करके अपना एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है टेक्निकल इकोनॉमीज और इंडिविजिबिलिटी भी इसको कहते हैं। तो टेक्निकल इकोनॉमीज क्या कहता है? इट डील्स विद फिक्स कैपिटल दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड प्लांट्स। तो हम टेक्निकल इकोनॉमीज के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं, जिसमें मशीन्स एंड प्लांट्स आ जाते हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज अराइज मेनली फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल होती है। अब ये इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? इंडिविजिबिलिटी मीन्स दैट मशीनरी इज अवेलेबल ओनली इन मिनिमम साइजेस। जैसे आपने मशीन खरीदनी है कोई, तो मशीन को आधे आधे में थोड़ी ना आप खरीद सकते हो, मशीन की तो इंडिविजिबिलिटी है, वो डिवाइड ही नहीं हो सकती, ठीक है। और इन डिफरेंट रेंजेस और साइजेस, जब भी आप एक मशीन लेके आओगे तो वो बड़ी मशीन आएगी, ज़रूरी तो नहीं है कि आधी मशीन से ही काम चलेगा। जैसे कई काम है वो पूरी की पूरी मशीन से ही चलेंगे, उनके हाफ कैपेसिटी वाली मशीन से वो काम ही नहीं कर पाएंगे। Effective utilization of equipment demands a high volume of production which only large scale firms are able to afford। तो ये कहता है बड़ी मशीनें जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं तभी वो माल बल्क में बनाती हैं, और बल्क में बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? टेक्निकल इकोनॉमीज कैन बी डिस्कस्ड फर्दर अंडर 3 हेडिंग्स। तो इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग आ जाती है इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। इट मीन्स क्या होता है ये? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्लांट। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो साइज ऑफ प्लांट मतलब फैक्ट्री का साइज प्लस बड़ी बड़ी मशीनें इन जो है वहाँ पे मतलब लाती हैं और उनसे काम कराती हैं, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट एसी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन इज लेस बट देयर एवरेज रिटर्न इज मोर। तो जब बल्क में काम करेंगे बड़ी बड़ी मशीनों से, उनकी कॉस्टिंग तो कम होगी और रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा, जिसको इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। A firm producing on large scale undertakes all processes from the production of raw material to the finished product, even its distribution all by herself। जितनी बड़ी मशीन लगाओगे उतना ही काम वो ऑटोमेटिक तरीके से करेगी, जो कि मैनुअल कम से कम करना होगा। रॉ मटेरियल को लेके चिप्स मान लो आलू लेगी, धोएगी, काटेगी, फ्राई करेगी, पैक पूक करके फाइनल निकाल देगी। तो इसमें बताया कि सारे के सारे लिंक्ड प्रोसेस होते हैं, जितनी बड़ी मशीन लगाओगे उतने लिंक प्रोसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से टाइम सेव होगा और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन भी सेव होएगी। ये तो नहीं ना, अब आप खुद सोचो, अगर मान लो एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते हो कि गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। अगर गाड़ियाँ बने कहीं, पेंट होने कहीं जाएँ, इंजन फिटिंग के लिए कहीं जाएँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में ही टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो ये सारा का सारा एक ही असेंबली लाइन बनती है जिसमें सारा का सारा काम होता है, इस वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है? फर्म्स प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल डू नॉट थ्रो अवे द वेस्ट मटेरियल। जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती हैं, जितना भी जो वेस्टेज बनता है उसको फेंकती थोड़ी ना, रैदर दे प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ देम एंड दस सप्लीमेंट देयर इनकम। तो जैसे एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो वो क्या करती हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी कुछ ना कुछ कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नॉन वेज है तो मुझे माफ़ करना, मतलब वेजिटेरियन है तो मुझे माफ़ करना, नॉन वेज की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितने भी वो एनिमल के हिस्से जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होते या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करना नहीं पसंद करते, उसकी पेडिग्री बना लेती हैं ताकि डॉग्स खा लेंगे, या कैट फीड बना लेते हैं। तो ऐसे ही तो होता है, वो थोड़ी ना चाहेंगे कि उनकी वेस्टेज हो, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट मतलब जो उनका वेस्टेज है उसका भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बना के बेचते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री इकोनॉमीज। तो इसमें आ जाता है बिग फर्म्स पोजेस लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास लार्ज स्केल रॉ मटेरियल होता है। व्हेन द रॉ मटेरियल आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड सोल्ड एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो काफ़ी हाई प्राइस चला जाता है। द फर्म्स हैज़ नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि वो बल्क में सामान खरीदते हैं और उनके गोडाउन में तो बल्क में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर रॉ मटेरियल की मार्केट में कमी भी होगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके पास एक अच्छी इन्वेंट्री रहती है। नेक्स्ट है सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज। फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल एंजॉय सेवरल मार्केटिंग इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास सेवरल मार्केटिंग इकोनॉमीज होती हैं। जैसे कि लार्ज आउटपुट वाली कंपनी क्या कर सकती है, बड़े स्केल पे एडवर्टीजमेंट कर सकती है। फर्म कैन अपॉइंट इट्स ओन
sole distributors and authorized dealers एंड इकोनॉमीज ऑन अकाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो अपना एक डिपार्टमेंट खोल सकती हैं एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का, जो कि फर्दर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अपने खुद के होलसेलर चूज़ कर सकती हैं, खुद का R&D कर सकती हैं एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो फिर फ़ायदा तो होगा ही उसका। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमीज। मैनेजरियल इकोनॉमीज में क्या होता है, बिग फर्म्स कैन एंगेज एफिशिएंट एंड टैलेंटेड मैनेजर। जितनी बड़ी फर्म्स होंगी लॉन्ग टर्म में वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगी, उतनी अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगी जो टैलेंटेड, क्वालिफाइड और एफिशिएंट होंगे। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज डिसेंट्रलाइज्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी मैनेजमेंट होती है उसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट हु लुक्स आफ्टर द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो मैनेजर बना दिया जाता है और वो सारा का सारा डिपार्टमेंट का ख्याल रखता है और जो उसमें खामियां होती हैं उनको ओवरकम करता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमीज में जो मैनेजर होंगे वो अच्छे होंगे तो कंपनी अच्छी चलेगी। तो इसमें वो सारे पॉइंट लिखने इकोनॉमीज में जिसकी वजह से कॉस्टें कम हो रही हैं और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आउटपुट बढ़ रही है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज। तो बिग फर्म्स हैज़ इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स टू कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास तो खुद के ट्रक होंगे और ट्रकों की लाइनें लगी होंगी। तो होगा क्या इससे, द फर्म ऑल्सो हैज़ इट्स ओन स्टोरेज एंड गुड फैसिलिटीज़। तो जो गुड की जो स्टोरेज एंड गुड फैसिलिटीज़ होंगी उनके पास, तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो मतलब ट्रांसपोर्ट भी खुद का होगा और स्टोरेज भी खुद की होगी। इट कैन देयरफॉर स्टोर इट्स प्रोडक्ट्स व्हेन प्राइस इन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल। अगर मार्केट में प्राइस लो चल रहा है तो वो अपने माल को स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हेल्प द फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट, हेल्प द फर्म टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट फेवरेबल टाइम एंड प्राइस। तो अगर उनके पास स्टोरेज अच्छी है तो जब भी उनको लगेगा मार्केट में प्राइस अच्छा है तो बेचेंगे, और अगर उनको ट्रांसपोर्ट खुद की है तो वो कहीं पे भी जाके भेज सकते हैं, क्योंकि खुद की जो गाड़ियाँ उन्हीं में तेल डलवाना है, किसी से रेंट पे तो नहीं ना लेनी ताकि वो भी डबल कमाएगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट। ये जो सारे पॉइंट थे ये किसके अंडर आ रहे थे, ये सारे पॉइंट आ रहे थे रियल इकोनॉमीज के अंडर, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पॉज कर करके साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड आ जाता है पिकुनरी इकोनॉमीज। पिकुनरी इकोनॉमीज क्या होते हैं, दीज आर दोज इकोनॉमीज विच आर realized from paying lower prices for the factors used in production and distribution of the product due to bulk buying of the firm as its size increases। जब भी कंपनी का साइज बढ़ता रहता है तो जितने भी इनपुट्स कंपनी को चाहिए होते हैं उनको वो बल्क में बाय करती है। तो अगर किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदना है और बड़ी कंपनी है और वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती है तो बल्क में खरीदेगी तो उसको सस्ते में पड़ेगा, ठीक है। फर्म्स प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल get raw material at low price since they have to purchase same at in large bulk। तो जब भी कोई कंपनी बल्क में खरीदेगी रॉ मटेरियल, क्योंकि उसने बल्क में सामान बनाना है तो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगी तो कंपनियां उसको सस्ता रॉ मटेरियल देंगी। तो पिकुनरी इकोनॉमीज कहते हैं कि बल्क में खरीदोगे तो आपको कॉस्टिंग कम पड़ेगी रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज में वो सारे फैक्टर जो फर्म स्पेसिफिक है, मतलब कंपनी के विद इन है और कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। These are available to all the firms in the industry when the scale of operation of industry as a whole expands। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अवेलेबल होते हैं। तो जैसे जैसे काम फैलता है ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सबको अवेलेबल हो जाती है। Owing to overall expansion of the industry, new markets are explored, new ways of doing things are discovered, managerial techniques are improved, and many लिंक्ड प्रोसेसेस आर डेवलप्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, नए नए काम करने के तौर तरीके आते हैं तो वो तो सारी कंपनियों को पता लग जाते हैं, तो सारी कंपनियां इसको फॉलो कर सकती हैं। ऑल सच डेवलपमेंट्स टेंड्स टू जनरेट इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और इन सब की वजह से जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए काम करने के तरीके, नए मैनेजरियल टेक्निक्स, ये सारे काम करने के तरीके, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी सारी कंपनियों की जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उनकी कॉस्ट कम करेगी। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज इंक्लूड्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या क्या आ जाती हैं, इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या कहती है, व्हेन सेवरल फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश देमसेल्फ एट वन प्लेस। अगर सारी की सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां एक जगह पे सेटल हो जाती हैं, देन दे इंजॉय मैनी बेनिफिट्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ developed means of transport and communication, trained labor,
बाय प्रोडक्ट्स का यूज़, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कहने की बात है कि एक ही जगह पे अगर सारी की सारी फैक्ट्री इकट्ठी हो रही हैं वहीं पे, तो वहाँ पे आसपास फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, और जो उनको रॉ मटेरियल देने वाली फैक्ट्रियाँ वो भी आसपास खुल जाती हैं, तो इसका बड़ा बेनिफिट होता है। ऑल दीज फर्म्स हेल्प द फर्म्स टू डेवलप एंड प्रोग्रेस, तो एक दूसरे की हेल्प करके आगे जाती हैं, लेबर भी आसपास से मिल जाती है इन सबको। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री इंक्रीजेज, जब भी किसी भी फर्म जो इंडस्ट्री है उसमें फर्म्स बढ़ जाती हैं, देन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर देम टू हैव कंसर्टेड एफर्ट्स एंड कोलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो जब नंबर ऑफ फर्म्स एक इंडस्ट्री में बढ़ जाती हैं तो वो कोलेक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में मारुति सुजुकी, मारुति भी कंपनी है, सुजुकी भी कंपनी है, दोनों ने सेटिंग की और मारुति सुजुकी की कारें बना ली। उसके बाद सुजुकी एंड टोयोटा ने इंजन शेयर करने की बात की है और दोनों मॉडल शेयर करती हैं। जैसे मारुति की ब्रेजा आती है और इंडिया में क्या कहते हैं टोयोटा की ग्लेंजा आती है, बस सेम टू सेम है, बस आगे की लाइटें उल्ट पुल्ट कर दी, इंजन भी सेम है, तो आपस में सेटिंग कर देती हैं कंपनियां। दे डोंट फील द नेसेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड इंडिविजुअल बेसिस। वो कहते हैं यार हम अलग अलग इंडिया में माल बेचना है, अलग अलग डिज़ाइन बनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, जो भी गिवन चीज़ है, तेरी जो चीज़ है तू आ जा, मैं भी वही सेम इंजन लगा के बेचता रहता हूँ। कभी एक ही गाड़ी में फिएट के इंजन होते हैं, जैसे मान लो आपने करोला खरीदी, करोला में भी वो इंजन, इटियोस में भी वो इंजन, ये 3-4 कारें उसमें वो इंजन, ऑल्टिस में भी वो इंजन, ऐसे करते रहती हैं कंपनियां, ठीक है, और एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं, ठीक है। जैसे फिएट के इंजन पहले मशहूर थे, 3-4 जगह जल जाते थे, ठीक है। तो साइंटिफिक एंड ट्रेड जर्नल्स आर पब्लिश्ड, मतलब साइंटिफिक जर्नल्स एंड ट्रेड जर्नल्स छपते रहते हैं। इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द फर्म्स ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री टू कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनियों से मिलती रहती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन तो होता है मिलना, डिसइंटीग्रेशन होता है टूटना। व्हेन एनी इंडस्ट्री डेवलप्स द फर्म्स एंगेज्ड in it mutually agrees to divide the production processes among themselves। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मर्सिडीज़ है, पहले मर्सिडीज़ अपना सारा काम खुद करती थी, जैसे जैसे मर्सिडीज़ डेवलप होने लगी एज अ कंपनी, उसने सेंसर का ठेका किसी और को दे दिया, टायर का ठेका किसी और को दे दिया, अब अपने मेन काम पे फोकस करती है और बाकियों का ठेका इधर उधर किसी और को देती रहती है। समझ गए बात? तो डिसइंटीग्रेट हो गए ना, प्रोसेस तोड़ दिए, ठीक है, और हर एक प्रोसेस या हर एक आइटम जो स्पेशलाइज था अपनी फील्ड में उससे ले लिया। समझ गए बात? एवरी फर्म स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम कंसर्निंग दैट इंडस्ट्री। हर एक फर्म एक पर्टिकुलर पुर्जा उस इंडस्ट्री का बनाती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये 2 टाइप की डिसइंटीग्रेशन होती है, हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन एंड वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। Under horizontal disintegration, every firm endeavors to specialize in the production of same variety of goods. जैसे that is all woolen mills manufacturing blankets, तो जितनी भी woolen mills हैं वो सारी की सारी blankets तो बनाएंगी, ठीक है। On the other hand, under vertical disintegration, different firms in different industries specializes in different stages of production. That is, in textile industry, some firms are engaged in spinning, some are in dyeing, some are in different processes। तो इससे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसेस को तोड़ दिया जाता है, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर कंपनी को दे देते हैं कि भाई हम अपना मेन काम पे फोकस करते हैं, तुम हमें ये सेंसर, लेदर लूदर जो भी है सीटों के लिए ये तुम प्रोवाइड करा दिया करो, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही था, काफ़ी लंबा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू द स्केल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है? शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट, और ये क्या स्टडी करता है? लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट। रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमेशा शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट के अंडर ही स्टडी किया जाता है। रिटर्न्स टू आ फैक्टर मतलब एक फैक्टर, कि अगर एक फैक्टर में चेंज करें तो टोटल प्रोडक्शन या उनके रिटर्न्स में क्या फ़र्क होगा। और रिटर्न्स टू स्केल मतलब सारे के सारे स्केल, सारे के सारे फैक्टर्स में सेम % में चेंज करें तो क्या होगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड वाइल अदर्स आर वेरिएबल। इसमें कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, बाकी वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लेबर कोई वेरिएबल लगा के चलते हैं हमारे थ्योरी में। इसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर में फैक्टर रेशियो चेंज होती है। कैसे? मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है लेबर, यहाँ पे लिखा है लैंड, यहाँ पे लिखा है कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये यही है। अब आपको पता है लेबर क्या है? वेरिएबल। तो लेबर क्या है? चेंज होता जा रहा है, और बाकी सारे
फिक्स्ड हैं। तो इसमें क्या है, फैक्टर रेशो जो है, फैक्टर रेशो वो लगातार चेंज होती जा रही है। फैक्टर रेशो में चेंजेस आ रहे हैं, चेंज आ रही है, डेल्टा मतलब चेंज। मगर यहाँ पे क्या रहता है, फैक्टर रेशो रिमेन सेम। कैसे, एक लैंड, एक लेबर, एक कैपिटल, एक एंटरप्रेन्योर। अगर चेंज होंगे तो सारे के सारे सेम रेशो में चेंज होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, फैक्टर रेशो सेम रहेगी, क्योंकि अगर सबको डिवाइड करें तो आंसर 1 1 1 1 ही आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस्ट का चैप्टर शुरू करूंगा, जो कि मैंने नीचे नहीं लिखा हुआ अभी। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।